राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ गीतकार और लेखक वरुण ग्रोवर। वरुण ग्रोवर। तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासू बता तूने ये क्या किया। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। हिमाचल प्रदेश के सुंदर नगर में पैदा हुए वरुण ग्रोवर एक युवा स्टैंड अप कॉमेडियन, गीतकार, पटकथा लेखक, फिल्म समीक्षक और कहानीकार हैं। लकड़ी उठाना, मुर्दा जलाना, ये काम करते हैं हम क्या, हमारे बाप भाई चाचा हम सब यही काम करते हैं। कभी किसी को जलता हुआ देखियो क्या तुम? हाँ, देखियो किसी को जलता हुआ देखियो क्या तुम? हम साला रोज यही देखते हैं, रोज यही करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम यही करते हैं। पता है जब कोई जल जाता है ना, साला चमड़ा निकाल के सिर्फ कंकाल बच जाता है। कंकाल में खोपड़ी को ना बांस से तोड़ना पड़ता है, उसके राख को गंगा जी में धुलाना पड़ता है। ये सब देख पाओगी क्या तुम? देखना है तुमको? पैसे से ज्यादा काम को तरजीह देने वाले वरुण का बचपन हिमाचल में और किशोरावस्था लखनऊ में गुजरी। वो IIT बनारस से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। जमीन से जुड़ी बातें करने वाले और वैसे ही रहने वाले वरुण कहते हैं, मैं गीत दिमाग से और कहानी दिल से लिखता हूँ। मालूम है आजकल जुआ खेलना शुरू कर दिया और खुद अकेले नहीं 15 लोगों के साथ सबको सारा जुआरी बना दिया। सब जुआरी हो गए, थूकते हैं लोग हम पे। पता है लोग क्या कह रहे हैं तुमको? पागल कह रहे हैं सारे लोग। आप लोग मुझे पागल समझ रहे हैं तो ये मैं कैसे मानूं? ये तो आप लोगों का अनुमान है ना। बेहद जिंदा दिल और खुश मिजाज वरुण ने पढ़ाई करने के बाद कुछ दिनों तक नौकरी की, लेकिन जल्द ही मन उचट गया और अच्छी खासी नौकरी छोड़कर वो मुंबई आ गए। मुंबई में शुरुआती दिनों में लेखन के साथ साथ स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले वरुण ने द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, सबका भेजा फ्राई, 10 का दम जैसे कार्यक्रमों के लिए लिखाई की। फिल्म एक्सीडेंट ऑन हिल रोड में पहली बार डायलॉग लिखने वाले वरुण को पहचान मिली अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में लिखे गीतों से। जिया है बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, जिया हो तू घोर बवाला, जिया तू हजार साला, जिया तू हजार। तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। उसके बाद वरुण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2, गटियाबाज, आंखों देखी, दम लगा के हाइशा और मसान जैसी फिल्मों के गीतों और पटकथा के जरिए उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक बिल्कुल नए मिजाज से रूबरू करवाया है। बहुत बहुत स्वागत है वरुण जी। जी शुक्रिया। वरुण जी बताइए कि एक सीरियस राइटिंग और स्टैंड अप कॉमेडी, इन दोनों का तालमेल आप कैसे बिठाते हैं? तो मुझे ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है, जहाँ तक मुझे लगता है दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि आप मतलब अल्टीमेटली दोनों ही ऑब्जर्वेशन है दुनिया का, जो आप देख रहे हैं आप उसमें कहीं पे आप उसमें इमोशन ढूंढ लेते हैं, कहीं पे आप उसमें कटाक्ष ढूंढ लेते हैं, कहीं पे कोई चुटकुला दिमाग में आ जाता है, कहीं पे कोई कहानी आ जाती है। वो सारे के सारे मेरे आसपास की दुनिया के ही जो भी ऑब्जर्वेशन हैं, क्योंकि मुझे दुनिया को देखने का और दुनिया के बारे में पढ़ने का, आजकल की दुनिया जो कंटेम्प्रेरी जो भी हो रहा है हिंदुस्तान में और दुनिया में, उसका काफ़ी ज़्यादा एक चस्का है। तो वो फिर जितना आप पढ़ते हैं उतना आपको कहीं ना कहीं बाहर निकालना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। तो वो एक है, वहीं से बस दोनों निकली हैं, मुझे ऐसा लगता है। स्टैंड अप कॉमेडी तो ठीक है, लेकिन राइटिंग, इसमें जब आप उतरे उससे पहले आपके पास एक अच्छा सेफ सिक्योर सक्सेसफुल सो कॉल्ड करियर था। ठीक है कि स्टैंड अप कॉमेडी एक उभरती हुई चीज़ थी जिसमें हो सकता है कि आपको संतुष्टि और पैसा आपके जो स्टीरियोटिपिकल करियर से ज़्यादा भी मिल जाता, लेकिन फिर उसके साथ साथ पढ़ना और लिखना, इन दोनों चीज़ों को आपने कॉप्ट क्यों किया अपना एक स्टैब्लिश्ड करियर छोड़कर? करियर असल में मुझे पता नहीं, मुझे शायद ना बचपन से इस चीज़ से दिक्कत रही है कि जो सब कर रहे हैं वो मैं करूं।
वो हमेशा वो बहुत ही आपको एक ऐसा छोटा होने का एहसास देता है। भले ही आपके पास बहुत, जैसे कि मुझे लगता है कि मर्सिडीज़ जो है वो लाखों लोगों के पास है आज की तारीख में, या अपने घर बंगले लाखों लोगों के पास हैं, तो आपके पास भी हों वही दोनों चीज़ें, तो आप बड़े नहीं होते, मुझे लगता है आप बहुत छोटे हो जाते हैं। तो वो एक करियर से ना थोड़ी सी वो चिढ़ होने लगी जब देखा कि सब लोगों के पास वही करियर है जो मेरे पास है। अच्छा है, बढ़िया जो भी है, लेकिन सबके पास वही है, और उसमें आपको एक आगे दिखता है कि कहाँ पहुँच सकते हैं। तो लाइफ से प्रेडिक्टेबिलिटी भी एक मतलब इतनी ज़्यादा आ जाती है। मुझे पता है कि मेरा जो बॉस है वो 7 साल से इस कंपनी में है और आज वो इस हालत में है। ये घर है, इस तरह के स्कूल में उसका बच्चा पढ़ता है, इस तरह को अपनी ज़िंदगी जीता है, ये खाता है, ये पहनता है, वो सारी की सारी चीज़ें मुझे पता है कि 7 साल बाद मैं भी वही होऊंगा, क्योंकि एक सेट एक रास्ता है, उसी पे आप चले जा रहे हैं। तो वो उस रास्ते से मुझे बहुत ज़्यादा घुटन होने लगी, जबकि मैं सिर्फ 11 महीना 1 साल था उस नौकरी में, और उस 1 साल में मुझे इतनी ज़्यादा घुटन हुई। मैं प्लान करके गया था कि मैं 2-2.5 साल वो नौकरी करूँगा, पैसे बचाऊँगा, फिर मैं शायद जब पैसे हो जाएंगे, इतनी सेविंग की बम्बई में स्ट्रगल किया जा सके, तब मैं बम्बई आऊँगा। लेकिन वो 11 महीने में ही मुझे लगा कि पैसे हैं नहीं हैं, भाड़ में गया, चलते हैं बम्बई, जितने भी हैं उतने से गुजारा किया जाएगा और अपना स्ट्रगल किया जाएगा। तो वो एक वहाँ से एक अंदर से बहुत ज़्यादा तेज़ इच्छा आई थी, तो उस वजह से मैं फिर वो अपनी सॉफ्टवेयर की नौकरी छोड़ के बम्बई चला आया। ये जो घुटन की जो बात है, जिसमें आपको कोई भी चीज़ जो परिपाटी में चल रही हो वो आपको परेशान करती है, क्यों है ऐसा? मुझे लगता है कि जो खास करके कोई भी क्रिएटिव काम जो भी करते हैं, जैसा कि मेरे बहुत ही पसंदीदा लेखक हैं उदय प्रकाश जी, उन्होंने कहा था कि दुनिया की हर रचना, जो भी रचनात्मक कार्य है, वो एक तरह से अपने आप को अमर करने की एक बहुत ही छोटी सी कोशिश है। वो ये है कि हाँ मैं चला जाऊंगा और ये चीज़ रह जाएगी। तो वो एक अमरत्व का जो एक एम्बिशन है, वो शायद क्योंकि बचपन से क्रिएटिविटी और इन सब चीज़ों से मैं जुड़ा रहा हूँ, तो वो कोशिश ही कहीं ना कहीं घुटन देती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप यहाँ पे रहेंगे और आप बहुत कुछ कर भी जाएंगे। मान लीजिए सॉफ्टवेयर की नौकरी में, तो भी आपका कहीं कोई आपकी छाप नहीं रह जाएगी, सिवाय उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के जिसके अंत में हमको अपना नाम लिखना रहता था, और उसमें हज़ारों और लोगों के नाम लिखे होते थे उससे पहले के, जिन्होंने उसमें बदलाव किए हैं उस सॉफ्टवेयर में। हम कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाते थे, लेकिन उसको कोई जो उस नौकरी में आएगा मेरे बाद सिर्फ वही पढ़ेगा, उसके अलावा वो किसी को नहीं पता होगा कि इस प्रोग्राम में एक लाइन जो थी वो मैंने बदली थी, जिससे कि उस बैंक में पैसा निकालने वाले को ये एक नया मैसेज आने वाला था कि क्या आप अपनी रसीद लेना चाहेंगे इस ट्रांजैक्शन के लिए या नहीं लेना चाहेंगे। ये एक मैंने कोड ऐड किया होगा, और उस कोड की वजह से शायद जो लाखों लोग इस्तेमाल भी करेंगे वो कोड, वो नहीं जानेंगे कि किसने लिखा है। तो वहाँ से एक घुटन उस चीज़ से जुड़ती है, या वहाँ से आई कि हमेशा ज़िंदा रहने की कोशिश, जो कि असफल होगी वो पता है, लेकिन फिर भी एक कोशिश तो की जा सकती है इस रास्ते पर चलकर। आपका जन्म शायद हिमाचल प्रदेश में हुआ, किस तरह के परिवार में हुआ, और आपके माता पिता का रवैया इस सवाल पर क्या था? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस घुटन को आप महसूस करते हुए उससे बाहर निकल रहे हों, परिवार और दूसरे सगे संबंधी भी आपकी उस राय से सहमत हों। अच्छा, नहीं, इस मामले में बहुत ज़्यादा मैं लकी था कि मेरे माता पिता दोनों ही बहुत ज़्यादा, उन्होंने, असल में मैं यहाँ पहुँचा ही इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने बचपन से किताबें दी, बचपन से एक फ्रीडम दिया, अपनी चीज़ें खुद सोचने का, खुद तय करने का, अपने रास्ते पे खुद चलने का। तो वो अगर नहीं मिलता तो शायद मैं सोचता नहीं कि मैं यहाँ आऊँगा। तो वो एक बचपन से परिवार ऐसा था कि हिमाचल में पहले हम रहते थे, कुछ 6 साल मैंने ज़िंदगी के शुरू के हिमाचल में बिताए हैं। उसके बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया देहरादून। और क्या करते थे? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में थे। आप लोग कितने भाई बहन हैं? मैं और मेरा एक छोटा भाई है। तो हम 2 भाई थे और माता पिता, और हम देहरादून आए। वहाँ से देहरादून में और 6 साल रहे।
और तब से ही जब हम 1986 में हम देहरादून आ गए थे, 80 का मेरा जन्म है, और 1986 से लेकर 91 तक जब तक देहरादून में थे तब तक ही मतलब शुरू के 6 से 11 साल की उम्र में ही बहुत किताबें हमारे घर में आती थी और पापा को भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। अभी भी वो रिटायर होने के बाद वो एक लाइब्रेरी में वॉलंटियर की तरह काम कर रहे हैं ताकि उनको किताबें पढ़ने को मिलें खूब सारी। और कहाँ पे? ये कुरुक्षेत्र में है। अब वो रिटायर होने के बाद वहाँ घर लिया है उन्होंने, और वहीं पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जो सरकारी लाइब्रेरी है उसमें वो अपना वॉलंटियर की तरह काम करते हैं। और तो किताबें थी, उनको खुद पढ़ने का बहुत शौक़ था। बचपन से ही हमारे घर में एक तो सब तरह की पत्रिकाएं, इंडिया टुडे से लेकर सरिता से लेकर मनोहर कहानियाँ से लेकर, ये तो बड़ों की हो गई, और बच्चों की हमारी नन्हे सम्राट, बालहंस, नंदन, पराग और चंपक, जो हमको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद थी। शुरू में लगता था, पर थोड़े दिनों में जब बाकी सामान देखा जो बहुत सुमन, सौरभ और ये सब थोड़े से और बड़े बच्चों के लिए, तो वो एक बचपन से वो मिला। फिर जब तय किया कि सॉफ्टवेयर की नौकरी छोड़नी और इधर आना है, उस समय मेरी किस्मत थी कि इंडिया टुडे ने मेरी बहुत मदद की इसमें। इंडिया टुडे क्योंकि पापा बचपन मतलब बहुत सालों से पढ़ते थे, और इंडिया टुडे में ठीक पिछले महीने ही एक कवर स्टोरी आई थी सॉफ्टवेयर पे, और उसमें कवर पे ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसा एक बैठा है वो कंप्यूटर के सामने, और उसके सिर से लेकर पाँव तक बीमारियां बनाई हुई थी उन्होंने कि कौन कौन सी बीमारी होती है सॉफ्टवेयर वालों को, क्योंकि वो दिन भर बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने। तो वो ऑलरेडी उस समय ना पापा के दिमाग में चल रहा था कि कहाँ फंस गया है ये, सॉफ्टवेयर की नौकरी कर रहा है, सिर में ये माइग्रेन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, कमर टेढ़ी हो जाती है, ऐसी सब चीज़ें उन्होंने पढ़ी हुई थी। तो जैसे ही मैंने कहा कि मैं, लेकिन फंसे कैसे थे आप उसमें? क्योंकि जब बाद में आपके पिता को भी लगा कि हाँ ये ठीक नौकरी नहीं है, तो क्या शुरू में वो आपको भेजने को लेकर रजामंद नहीं, थे? वो खुद गए, पहुँचे कैसे आप उसमें? ये उन्होंने कभी असल में हमको नहीं कहा कि यही बनना है। लेकिन क्या होता है जब आप लखनऊ जैसे शहर में, देहरादून के बाद हम लखनऊ पहुँचे 1991 में, और मेरा 6ठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई लखनऊ में हुई। तो लखनऊ जैसे शहर में रहते हुए आप बहुत बड़ा नहीं सोच सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। उस समय तो नहीं सोच सकते थे। आज दुनिया बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज हो गई और सब जगह अब मुझे उम्मीद है कि अब वहाँ पे ऐसा कोई बच्चा अगर सोचे कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ तो वो डरता नहीं होगा। उस समय आपके मोहल्ले में, आपके शहर में लेखक एक ही होता था जो जर्नलिस्ट होता था। तो आप यही सोच सकते थे कि आप पत्रकार बनेंगे, आपने लेखक नहीं देखा था। मतलब जो लेखक होते भी थे कुछ कुछ, जैसे हम कवि सम्मेलनों में जाते थे तो जो भी हमको कवि दिखते थे वो सारे के सारे या तो कोई सरकारी नौकरी कर रहे होते थे, साथ में बैंक की नौकरी कर रहे हैं और शाम को कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने आ रहे हैं। तो सिर्फ कवि, जो सिर्फ कवि है या सिर्फ नाटककार है, नाटक भी हम बहुत देखने जाते थे, और वो ज़्यादातर वही लोग होते थे जो कोई और नौकरी कर रहे हैं और ज़्यादातर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो वो सोचना बड़ा मुश्किल था कि आप सिर्फ लेखक बन सकते हैं या सिर्फ एक क्रिएटिव पर्सन या आर्टिस्ट बन सकते हैं और उससे आपकी ज़िंदगी चल जाएगी। तो एक शहर का एक ढर्रा था, आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप साइंस ले लीजिए, थोड़े से कमज़ोर हैं तो आप बायो ले लीजिए, मतलब मैथ्स ना लीजिए, थोड़े और कमज़ोर हैं तो आर्ट्स ले लीजिए। कोई भी आपके एप्टीट्यूड की वजह से चीज़ें नहीं आप पे आती थी, आप के जो नंबर आ रहे हैं उससे ही आप एक गली अपने आप ही खुल जाता था दरवाज़ा, आप उस गली में चल पड़े। और वो गली में चलते चलते मैं अपना इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, मैंने IIT का एग्ज़ाम दिया, वहाँ से सिलेक्शन हो गया। मैं IIT BHU उस समय था, अब IIT हो गया है, तो हम उसमें पहुँच गए। मतलब उसमें पिता का कोई एम्बिशन नहीं था, बल्कि वो सब लोग सारे साथी कुछ IIT वाईटी कर रहे थे, तो चला जा रहा था उसमें, हम भी चले जा रहे थे, हम पहुँच गए। और एक था कि घर से निकलने के बाद आप थोड़ा सा और खुल के सोच सकते हैं। हिंदुस्तान में क्या है कि 12वीं तक सबको सब तय कर लेना होता है, जबकि 12वीं तक आप घर से बाहर नहीं निकले हैं तो आप तय नहीं कर पाते हैं। तब आपका दिमाग एक जिस तरफ सब चल रहे हैं उस तरफ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा है कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद लड़के कोई कुछ करने चला गया, कोई कुछ और बन गया, और इंजीनियरिंग बहुत कम लोग रह जाते हैं। या डॉक्टरी में भी मैं जानता हूँ, एक डॉक्टर है मेरा दोस्त जो कि डॉक्टरी के बाद वो जाके IAS का एग्ज़ाम उसमें दिया है, जबकि एम्स से वो निकला है डॉक्टर बन के। एम्स में 12-15 सीटें होती हैं, उसके बावजूद उसको वहाँ जाके समझ आया कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो ये जो है एक सिस्टम ही हमारे यहाँ का ऐसा है।
तो इंजीनियरिंग में पहुंचा तो मुझे वो बहुत ज़्यादा लगने लगा कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। ये जगह अच्छी थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, बहुत ही बढ़िया, बहुत मज़े किए 4 साल। जितना भी लिखने के बारे में सीखने के मेरा जो एक दौर था वो वहीं शुरू हुआ है। पढ़ना बहुत ज़्यादा, नॉवेल, उससे पहले मैंने अंग्रेज़ी नॉवेल तो नहीं पढ़े थे, हिंदी पढ़ता था, वो भी किशोर उपन्यास पढ़ता था। वहाँ जाके हिंदी अंग्रेज़ी सब पढ़ना शुरू किया, नाटक लिखना शुरू किया, डायरेक्ट करना शुरू किया। तो वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड मिल गया मुझे, लेकिन उससे पहले तक नहीं पता था। वहाँ जाके फिर समझ आया, फिर भी लेकिन नौकरी एक कॉलेज में लगती है, आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती कि अच्छा नौकरी न लें और सीधे चले जाएं बम्बई। तो वो एक प्लान, एक जो चलता है ना, एक मिडिल क्लास दिमाग चलता है कि अच्छा 2 साल 3 साल नौकरी कर लेंगे, इतना पैसा होगा तो कोई कुछ कहेगा नहीं, जो कहेगा हम उसको कह सकते हैं कि अपने पैसे से कर रहे हैं। तो वो एक खुददारी होती है अपनी तरफ से कि हाँ मांगेंगे नहीं किसी से, तो वो भी एक था। तो वो सब सोच के नौकरी ले ली। नौकरी में आए तो 11 महीने में मोह भंग हो गया, तो वहाँ से चल पड़े और चल कर बम्बई पहुँच गए। और उसके आगे क्या हुआ, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और वरुण ग्रोवर के साथ बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं, जो कि एक युवा गीतकार और लेखक हैं। शायद उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, इसलिए पॉलिटिक्स से हम लोग बहुत ज़्यादा जुड़े रहे हैं। तो पॉलिटिकल कमेंट करने का और हर तरह के इज़म पे, वो लेफ्टिज़म हो, वो राइटिज़म हो, वो किसी भी तरह का इज़म जो होता है, उस पे कमेंट करना और उस पे कटाक्ष करना एक बहुत नेचुरली आता है। तो वो एक शौक़ है जो कि इसमें पूरा होता है। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ युवा लेखक और गीतकार वरुण ग्रोवर। वरुण जी, ब्रेक से पहले 2-3 बातें उभर कर सामने आई बातों में। एक तो ये कि आपने उदय प्रकाश का जिक्र किया, जिसमें कुछ अमरत्व की एक इच्छा। दूसरे ये कि आपको परिपाटी का जीवन पसंद नहीं था, और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको वो नहीं मिल रहा था जो आपको उस वक्त अच्छा लग रहा था। और आखिरकार आप बम्बई पहुँचे। लेकिन मुंबई पहुंचकर जो आपने शुरुआत की, वो भी कुछ शायद अमरत्व जैसी चीज़ को तक न पहुंचाती हो, क्योंकि फिल्म राइटिंग लिटरेचर की क्लासिक राइटिंग से बिल्कुल अलग चीज़ है। तो इस करियर को चुनते हुए क्या सिर्फ एक हड़बड़ी में कि हम बजाय एक लेखक, एक क्लासिकल राइटर के बजाय हम एक कॉमर्शियल राइटर की तरह, ये एक तरह का कॉमर्शियल राइटिंग का ही वेंचर, आपको गीत लिखना है तो कविता लिखने से बिल्कुल अलग चीज़ है। तो ये बताइए। ये असल में मैं ये मानता हूँ कि एक तो सिनेमा के लिए लेखन, और आपका जिसको ऑथर कहते हैं, और ऑथर कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो उसमें अथॉरिटी होती है। और राइटर और ऑथर में ये फ़र्क है, जहाँ तक मुझे जो मैंने पढ़ा था, कि राइटर जो होता है वो सिर्फ लिखता है, ऑथर जो होता है वो कहता है, जिसमें कि एक वज़न होता है। तो वो फ़र्क है, और वो फ़र्क शायद मैं तुरंत यहाँ जब मैं आया था तब मैं लांघने लायक खुद को नहीं मानता था, अभी भी नहीं मानता हूँ। अभी भी मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं एक किताब लिखूँ जाके, या कविताएं मैं लिखता हूँ, कविताएं मैं पहले भी लिखता था, और कविताओं से फिल्म के गीतों की तरफ आया हूँ। लेकिन अगर नॉवेल लिखना है या कोई नॉन फिक्शन, मान लीजिए अपने मेमोआर लिखना है, वो सब के लिए मुझे लगता है अभी और थोड़ा समय चाहिए, और ट्रेनिंग चाहिए, और दुनिया को समझना है, लेखन को समझना है। तो वो मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। मैं आया था सिर्फ इसलिए कि एक काम शुरू हो सके, और यहाँ पे आके भी जो मैं कर रहा था, जो शुरू किया, जिससे मैंने काम, वो स्टैंड अप कॉमेडी लिखना था टीवी के लिए। ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो नाम से एक शो आता था। तो एक स्टैंड अप कॉमेडी भी मेरे हिसाब से एक अलग फॉर्म है, अलग विधा है, और उसमें मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और बहुत अच्छा काम भी नहीं हुआ है अभी तक। जितना हुआ है वो कवि सम्मेलन की, एक जो हास्य कवि सम्मेलन की परंपरा चली आ रही थी, उससे हम लोगों ने अचानक से अमेरिकी जो एक परंपरा है कॉमेडी की, वहाँ पे छलांग मार दी, और वो परंपरा छूट गई, जिसमें कि एक हमारी कहानियाँ होती थी, हमारे
कंसर्न होते थे आज के तारीख के, तो वो मुझे लगता है कि मैं उसमें कुछ करने की कोशिश भी कर रहा हूँ और उम्मीद है कि कुछ सालों में थोड़ा ऐसा काम हो जाएगा जो कि अमरत्व तो खैर वो तो एक सिर्फ मतलब जी वो है, कोशिश है, बाकी तो अच्छा काम करना है, वो एक मतलब उम्मीद लेके आया था। ये जो कॉमेडी वाला आपका हिस्सा है, इसमें करते क्या हैं? मतलब क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो खुद एक्सटेम्पोर कुछ इम्प्रोवाइज़ करके हो सकता है कि वो जो कुछ कंटेंट पेश कर रहे हो वो उनका अपना रचा हुआ हो, लेकिन आपके केस में जो आप लिख रहे थे वो कैसे वर्क कैसे करता है? जब मैं टीवी के लिए लिख रहा था तब खास करके हम लोग ये करते थे कि जो भी उस हफ्ते के समाचार हैं खास, उन खबरों पर एक तरह का कटाक्ष होता था। अब जब मैं अपना करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं अपनी कहानियाँ कह सकूँ, अपने शहर की, अपने बचपन की, अपने आज की दुनिया की, जिस तरह की आज की दुनिया है और जिस तरह के आज के हमारे, मैं आपको एक उदाहरण दूं तो जैसे कि अब मेट्रो बनी है, एक तो इतनी मुश्किल से 11 किलोमीटर मेट्रो हमारी बनी है, उसके बावजूद उसमें मतलब गलत जगह पे पैसा लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप 4-4 भाषाओं में, आप 3-3 भाषाओं में अनाउंसमेंट हो रहा है कि दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। अब इतना बड़ा शीशा लगा है, मुझे दिख रहा है किधर खुलेंगे, और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि दरवाज़ों पे हाथ रखना मना है और दरवाज़ों पे हाथ रख कर ना खड़े हों। तो मैं कहता हूँ कि पहली बार हमको बम्बई में दरवाजे मिले हैं ट्रेन में, हम हाथ लगा के भी ना देखें। अच्छा, तो इस तरह की किस कहानियाँ हैं जो हमारे आज के जीवन से, जो भी मैं देख रहा हूँ सड़क पे, वो इस तरह की चीज़ हो सकती है। वो आपका एक जो सेंसरशिप का पूरा डिबेट चलता है उससे जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, अच्छे दिन का जो वादा है और उसके बावजूद जो महंगाई बढ़ रही है, या इस तरह के जो पॉलिटिकल कमेंट्स हैं, ये सारा का सारा क्योंकि एक मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से एक जो भी है, वो बहुत ही शायद उत्तर प्रदेश में रहा हूँ इसलिए पॉलिटिक्स से हम लोग बहुत ज़्यादा जुड़े रहे हैं, तो पॉलिटिकल कमेंट करने का और हर तरह के इज़म पे, वो लेफ्टिज़म हो, वो राइटिज़म हो, वो किसी भी तरह का इज़म जो होता है उस पे कमेंट करना और उस पे कटाक्ष करना एक बहुत नेचुरली आता है। तो वो एक शौक़ है जो कि इसमें पूरा होता है। उत्तर प्रदेश में रहने के नाते आपने कहा कि आमतौर पर एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, एक पॉलिटिकल उसमें फील और फर्वर होता है। इस सिलसिले को अभी आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं वरुण ग्रोवर के साथ, जो कि एक जाने माने लेखक और गीतकार हैं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, क्योंकि मैं एक अपर कास्ट हिंदू मेल हूँ, तो मेरे अंदर बहुत सारे प्रेजुडिस हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और उन प्रेजुडिस से लड़ना हमेशा हर समय ये एक कोशिश है। और वो कोशिश मुझे लगता है कि मेरी फिल्मों में या मेरी कहानियों में, मेरी कविताओं में ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि वही मेरा सच है। स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं गुफ्तगू, और गुफ्तगू में हमारे साथ आज हैं वरुण ग्रोवर। वरुण जी, देखिए, लेखक फिल्म की रीढ़ है, यानी कि लेखक द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट, वहीं से कहानी मतलब बात शुरू होती है। अब अगर देखें कि एक असावधान लेखक एक असावधान फिल्म को जन्म देता है, और एक सावधान लेखक, सजग लेखक एक दूसरी तरह की फिल्म को जन्म देता है। जब आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप किस तरह के लेखक हैं और किस तरह की जीवन में आपकी आस्थाएं हैं, क्योंकि आखिर में वो फिल्म उसी तरह की आस्थाओं को उजागर करेगी या नहीं करेगी। तो जब आप अपने बारे में सोचते हैं कि आपकी आस्थाएं जीवन के विभिन्न संदर्भों, प्रसंगों में किस तरह की हैं, तो बताइए कि किस तरह की हैं और उनको आपने अर्जित भी कैसे किया होगा। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से अब तक का सबसे मुश्किल सवाल है मेरे लिए,
क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस होना, अपने बारे में जानना और हम कहाँ खड़े हैं आज के इस जो भी एक समय में, और आज के इस समय में जहाँ हर चीज़ पे लेबल लगाया जा रहा है, जहाँ फेमिनिज़्म भी एक लेबल है, जहाँ पे राइट विंग होना भी एक लेबल है, लेफ़्ट विंग होना भी एक लेबल है, और आप बिना लेबल के आप जी नहीं सकते हैं। उस समय में खुद को बिना लेबल्स के डिफ़ाइन करना मुझे बड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैं अपने समय का और अपनी जगह का लेखक हूँ, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से सिनेमा सबसे पहले, बाकी कहानी और जो भी उसमें जितने भी सब टेक्स्ट आते हैं वो सारी चीज़ें अलग हैं। सबसे ज़रूरी क्या है सिनेमा में, वो अपने समय और अपनी जगह को लेके बहुत ज़्यादा सजग होनी चाहिए। उस कहानी को आप उठा के किसी और समय में डाल दें तो वो कहानी बदल जाए, उस कहानी को उठा के आप किसी दूसरी जगह पर डाल दें वो कहानी बदल जाए, वो मेरे हिसाब से वो सही कहानी होती है। तो उस तरह से, इसलिए मैं जिस दौर से गुज़रा हूँ, 1980 का मैंने हिमाचल और देहरादून देखा है, 1990 का लखनऊ देखा है, उसके बाद का बनारस देखा है 2000 के शुरू के दशक के पहले 4 सालों का, उसके बाद पूना और बम्बई देखा है। ये सारी यादें मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कूट के भरी हुई हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो जितनी सच्चाई से वो दौर मेरी कहानियों में आए, या उस दौर को अगर मैं आज नहीं देख पा रहा हूँ और आज की कहानी लिखनी, तो उसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूँ और रिसर्च करूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, और वो शायद वहाँ मुझे फ़ायदा मिला है इंजीनियर होने का, क्योंकि एक एकेडमिक अप्रोच जो होती है और एक जो जिसे मैं कहूँगा बहुत ही ऑर्गेनाइज सी अप्रोच होती है, वो मेरे अंदर बहुत नेचुरली आती है। तो मैं सिर्फ, और क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, क्योंकि मैं एक अपर कास्ट हिंदू मेल हूँ, तो मेरे अंदर बहुत सारे प्रेजुडिस हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और उन प्रेजुडिस से लड़ना हमेशा हर समय ये एक कोशिश है। और वो कोशिश मुझे लगता है कि मेरी फिल्मों में या मेरी कहानियों में, मेरी कविताओं में ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि वही मेरा सच है। क्योंकि अगर अंदर से मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि अंदर से मैं शायद शॉविनिस्ट होऊंगा, लेकिन उससे मुझे लड़ना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो गलत है। मैं जानता हूँ कि कास्ट सिस्टम और कास्ट सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी हमारे देश में भेदभाव हो रहे हैं वो गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद बहुत मेरे अंदर वो भेदभाव, एक तो मुझे वो फ़ायदा देते हैं, इसीलिए बहुत चीज़ें मेरे लिए आसान हुई होंगी जो कि किसी दलित के लिए या किसी मुस्लिम के लिए हिंदुस्तान में आसान नहीं हैं, या किसी औरत के लिए हिंदुस्तान में वो चीज़ें आसान नहीं हैं। तो वो सारे फ़ायदे मुझे मिले हैं, और वो मेरे कई बार न चाहते हुए भी मिले हैं, कई बार शायद मेरे चाहते हुए भी मिले हों, और उनको मैंने लिया है। लेकिन उनके बारे में अवेयर होना पहला कदम है मेरे अपने उसको कहूँ तो मैं अपने प्योर होने का, या कोशिश एक उस तरफ बढ़ने की। और वो कोशिश जो मेरे अंदर चल रही है वो मेरी कहानियों में आए, वही मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सफलता होगी मेरे लिए। जब आप कोई फिल्म लिखना तय करते हैं तो प्रक्रिया ज़ाहिर है कि परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो जाएगी। अगर कोई असाइनमेंट आपको बाहर से मिला हुआ है और जिसमें आपकी बहुत नहीं चलनी है, तो कहानी के कुछ ताने बाने के भीतर चरित्रों को खड़ा करके वो एक लिखाई उस तरह हो जाएगी, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन के तौर पर आपने चुना है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी कहानी जो आपको कहनी है और अपने पूरे पात्रों और घटनाओं और स्थान की सच्चाइयों और यथार्थ के बहुत नज़दीक जाते हुए कहनी है, इस तरह की फिल्म लिखने, उसको उसके एग्जीक्यूशन तक में क्या अभी कुछ नया बदलाव आ गया है, जिससे कि अब फिल्में उस तरह की नकली ना होकर थोड़ी असली की तरफ बढ़ने की चर्चा हम सुनते हैं कि अब हमारे यहाँ का सिनेमा बदल रहा है, और वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसलिए सराहा जा रहा है क्योंकि उसमें जिन जगहों की कहानियाँ कही जा रही हैं, उनके पात्र और उनकी भावनाएं थोड़ी सच्चाई के साथ पेश की जा रही हैं। मुझे लगता है कि बदलाव आया है, और वो बदलाव असल में कुछ
3-4 शायद कारण हैं जिनकी वजह से आया। एक तो यही है कि दुनिया का सिनेमा अब यहाँ तक पहुँच रहा है और हम सब देख रहे हैं कि वो लोग किस हद तक गए हैं। और सिर्फ हॉलीवुड का सिनेमा नहीं, मैं ईरान के सिनेमा की बात कर रहा हूँ, मैं फ्रांस के सिनेमा की बात कर रहा हूँ, मैं मेक्सिको के सिनेमा की बात कर रहा हूँ। और वो सारा सिनेमा यहाँ आया है तो हम लोगों को अपने पुराने सिनेमा से अब थोड़ी सी शर्म आने लगी है कि हम अभी भी वो नहीं बना सकते। और अब दूसरा फ़र्क ये है कि शायद अब हिंदुस्तान ज़्यादा कॉन्फिडेंट है एज अ नेशन, और ख़ास करके वो लोग जो पहले अपने आप को दबा हुआ मानते थे, अब वो अपनी भाषा और अपनी कहानियों से ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। अब हम लोग खुशी खुशी अपनी कहानी कह सकते हैं बिना इस डर के कि कोई हमको जज करेगा कि अच्छा हमको अंग्रेज़ी ठीक नहीं आती है। वो जो एक डर जो मेरे ख्याल से उत्तर भारत में रहने वाले खास करके हर बच्चे के मन में होता है कि कहीं मैं गलत अंग्रेज़ी तो नहीं बोल रहा, वो डर मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में वो कम हो गया है और लोग हिंदी में बात करते हैं और इज्जत से उनको एक देखा भी जाता है और उनके अंदर वो हीन भावना कम हुई है। वही सीधा वो मेरे ख्याल से उसका आपको प्रतिबिंब सिनेमा में दिख रहा है कि हम अपनी कहानियाँ कहने के लिए अनुराग कश्यप हैं, विशाल भारद्वाज हैं, दिवाकर बनर्जी हैं, चंदन अरोड़ा हैं, ये लोग अपने शहरों की कहानियाँ कह रहे हैं और बिना डर के कह रहे हैं। वो एक कॉन्फिडेंस आया है। तीसरा, मार्केट खुला है, बहुत ज़्यादा खुला है। आज फिल्म बनाना बहुत आसान है, फिल्म को बेचना, डिस्ट्रीब्यूट करना अभी भी उसमें बहुत सामंतवाद अभी भी चल रहा है वहाँ पे, और वो अभी भी 5-6 लोग ही हैं जो आपकी फ़िल्म को पर्दे तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन वो भी टूटेगा, आज नहीं तो कल टूटेगा। जब टीवी ख़त्म हो रहा है, जब पुराने सारे माध्यम ख़त्म हो रहे हैं, जब हाथ में फ़ोन में ही लोग फिल्में देख रहे हैं। मैं पिछले 5 दिन में मैं कुछ नहीं तो 10-12 लोगों को ट्रेन में आते जाते देख चुका हूँ कि माझी वो लोग फ़ोन में देख रहे हैं। तो ठीक है, वो फिल्म का भले ही नुकसान हो रहा है कि उन्होंने थिएटर में जाके नहीं देखी, लेकिन फिल्म को व्यूवर मिल रहे हैं, वो भले ही फ़ोन में मिल रहे हैं। वो एक बीच में बस एक माध्यम डालना है लीगल, जिससे कि वो जो देख रहा है वो आदमी, तो उसका 50 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया कुछ भी है, वो सीधे केतन मेहता तक पहुंच जाए। वो माध्यम सिर्फ गायब है, लेकिन व्यूअर तो है, व्यूअर है, फिल्म है। और सस्ते में आज फिल्म बन सकती है। आज कोई भी 5D और 7D और ये सब कैमरे आ गए हैं, उससे अच्छी क्वालिटी की फिल्में लोग बना रहे हैं और वो फिल्में अवार्ड भी जीत रही हैं दुनिया भर में। तो कहीं से वो कम नहीं है वो फिल्में। तो ये सारे फैक्टर एक साथ पहली बार इकट्ठे हुए हैं और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में सिर्फ सिनेमा का ही नहीं, हमारे टीवी का, हमारे किसी भी तरह की स्टोरी टेलिंग की आर्ट का, जिस तरह की वेब सीरीज़ आ रही हैं, ये सारा इसका नज़ारा बदलने वाला है। आपसे ये जानना दिलचस्प होगा क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर इस ख्वाब के साथ बम्बई पहुँचे थे कि वहाँ कुछ लिखने या फिल्म की दुनिया में कुछ हाथ आजमाएंगे। और तब जब लिखने के क्रम में, चाहे वो गीत लिखना रहा हो, चाहे वो कहानी और पटकथा लिखने का मामला रहा हो, तो आपको तरह तरह के लोगों के साथ मिलने और उनके साथ संवाद करने का जो मौका मिला, तो कैसी कैसी दुनिया आपके सामने खुली? उसमें कुछ ऐसे एनेक्डोट्स बताइए जिसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नज़र से आपने देखा और एम्यूज्ड हुए। मैं सबसे ज़्यादा अम्यूजिंग और सबसे ज़्यादा झटका मेरे को इस बात का था यहाँ आके जो पता चला कि लोग पैसे की बात करते भी नहीं हैं, और वो एक तरह से वो एक अनरिटन सा रूल है कि आप पैसा नहीं मांगेंगे। आप जब यहाँ आए हैं शुरू के 1-1.5 साल आप पैसा मांगिए ही नहीं, क्योंकि जहाँ आपने पैसा मांगा उसको लोग मान लेते हैं कि अरे ये तो बहुत बदतमीज़ है, तो मतलब वो एक इस तरह से देखते हैं जैसे आपने मतलब अपना पैसा नहीं मांगा है, आपने उसको कहा है कि अपना बच्चा मुझे दे दो। उस तरह का एक झटका लगता है लोगों को। अच्छा, कि अरे पैसा मांग रहा है, मतलब क्यों यार, अभी तो आए हो यार, अभी तुमको पैसा चाहिए। अच्छा, तो मतलब शुरू के 1 साल बम्बई में लोग क्या खाना वाना नहीं, कुछ ऐसा है क्या यहाँ की हवा में कि लोग खाना ना खाएं और ज़िंदा रहें 1 साल? तो वो एक बहुत ही पहला झटका वो था। दूसरा झटका जब खास करके गीत लिखने मैंने शुरू किए, तो जो मैं, क्योंकि हमेशा गुलजार साहब को बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा है और उनके लिखे हुए गीत 1960 से लेकर अब तक के सब गीत शायद अपने आप में एक एक गीत कमाल है। और मैं जाता था मीटिंग में और अक्सर मुझे ये सुनने को मिला, शायद सबसे ज़्यादा आज तक मैंने यही बात सुनी है कि
अबे गुलजार जैसा मत लिख देना, समझते नहीं हैं लोग। ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन है ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि गुलजार साहब के लिखे हुए गीत ही सबसे ज़्यादा अभी भी चल रहे हैं। मतलब पुराने तो आप छोड़ दीजिए, अभी भी जो अगर आइटम सॉन्ग भी आप बोलेंगे कि आप ढूंढें कि आइटम सॉन्ग पिछले 10 साल के 3 अच्छे आइटम सॉन्ग, उसमें से 2 गुलजार साहब के ही होंगे, कजरारे और बीड़ी जलाई लेती। वो हिट हैं, उनका हर गाना हिट होता है, हर स्ट्राइक रेट ज़्यादा है बाकी गीतकारों से। उसके बावजूद एक जो इमेज है ना लोगों के दिमाग में कि गुलजार साहब जो लिखते हैं वो बहुत टेढ़ा होता है और तुम वैसा मत लिखना, हमको सिंपल चाहिए। तो उनका सिंपल होता है हुक्का बार एक तरह से, कि हाँ मेरा प्यार हुक्का बार, वो उनके हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जबकि मेरे हिसाब से मुझे ये गाना समझने में ज़्यादा देर लगती है, दिल से रे समझने में तो कम देर लगती है। ये हुक्का बार क्या है तो मुझे पता भी मतलब ठीक से नहीं समझ आता है इस तरह के गीत। तो ये एक और अजीब सा क्रिएटिव लेवल पे ये एक झटका है। और फिर कुछ लोग हैं जो मतलब इस तरह के लोग भी मिले जो कि देख के लगता था कि अच्छा कोई भाई हैं, उनके आदमी हैं जो कि जिन्होंने शायद कभी उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं रहा हो। इस तरह का है कि पैसे की बात होती है तो सीधे से वो सब्जी का झोला निकालते हैं, उसमें पैसा डालते हैं और दे देते हैं। तो इस तरह के लोग भी थे। तो ये एक और था कि कितना अनऑर्गेनाइज्ड है ये जिसको इंडस्ट्री कहते हैं। वैसे तो नाम इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें इंडस्ट्री जैसा कुछ भी नहीं है। न यहाँ के कोई कायदे हैं, न यहाँ का कोई टाइम है, न यहाँ के लोगों की कोई कह लें कि पहचान है कि हाँ ये आदमी आज यहाँ है तो कल यहीं होगा, कहीं भी हो सकता है। वो एक है। और एक मुझे जो फिलोसॉफिकल लेवल पे कह लें उसको, वो एक अजीब बात ये है कि इस इंडस्ट्री में एक मुझे लगता है अंदर की एक कॉन्शियसनेस है। पूरी इंडस्ट्री के अंदर अचानक से एक आदमी एक ही दिन में बड़ा हो जाता है। ये एक्टर्स के साथ ज़्यादा होता है, मुझे लगता है राइटर डायरेक्टर के साथ नहीं होता है। एक्टर्स के साथ, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ ये बहुत होता है कि अचानक से आप एक दिन गायब हो जाते हैं इस शहर से, जैसे कि आप कभी थे ही नहीं। और भले ही आपने अच्छा काम किया हो पिछले दिन तक, जैसा आर.डी. बर्मन के साथ हुआ था, अचानक से पूरी इंडस्ट्री ने अंदर ही अंदर ये तय कर लिया बिना किसी को फ़ोन किए और बताए कि ये आदमी अब काम का नहीं रहा। और ऐसा हर कुछ सालों में किसी ना किसी जो ऐसे इंसान के साथ होता है जिसको उस समय बिल्कुल भनक नहीं होती है कि वो यहाँ से गायब होने वाला है। वो बहुत डरावनी है चीज़, लेकिन बहुत एक्साइटिंग भी है मेरे लिए। एज अ फिनोमिना ये बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि ये बताता है कि इस इंडस्ट्री की एक कॉन्शियसनेस है, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कह सकते हैं उसको। और वो कैसे वर्क करती है, वो कुछ जादू जैसा है। वो मुझे देखना है कि कैसे उसका कोड टूटेगा, कि कैसे वर्क करती है, कैसे एक दिन से लोग तय कर लेते हैं कि ये ख़त्म हो गया है इसका करियर। नहीं वरुण, हमें लगता है कि ये आपका कुछ एक एजम्पशन हो सकता है, लेकिन जो भी गायब हुआ होगा वो अपनी करतूतों की वजह से गायब हुआ नहीं, होगा। लेकिन फिर कुछ आप उदाहरण दीजिए तो थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए। अनु मलिक जैसे कि उनकी लास्ट एल्बम आई थी मैं हूं ना, और वो सुपर हिट थी। उसके पहले की भी आप उनकी 2-3 एल्बम पकड़ेंगे तो वो सुपर हिट ही हैं। और मैं हूं ना के बाद उनको काम ही नहीं मिला। मतलब अब जाके उन्होंने ये दम लगा के हिस्सा इस साल जो जिसमें मैंने गाने लिखे, तो उसमें वो आए हैं। इस बीच में उनकी 1-2 बहुत ही मतलब ऐसे कोई B ग्रेड C ग्रेड फिल्में जो पहले से उन्होंने साइन की होंगी, या किसी फिल्म में 1 गाना 2 गाना इस तरह से काम किया है, और वो अचानक से गायब हुए। सेम अगर आप आर.डी. बर्मन साहब की वो डॉक्यूमेंट्री जो मैंने देखी थी पंचम अनमिक्स, उसमें वही फिनोमिना ऑलमोस्ट आर.डी. बर्मन साहब के साथ हुआ है। वो अच्छे खासे एक मतलब उनका अच्छा करियर चल रहा था, और बल्कि उस दौर में भी उन्होंने जब वो डाउन फेज में थे और जब उन्होंने कुछ भी साइन किया, और वो फिल्में भी बहुत ही वाहियात फिल्में थी, तो उनके गाने उस समय तो नहीं चले। अब लोग ढूंढ के अब वो गाने भी, जीवा जैसी फिल्में हैं और जिसमें रोज़ रोज़ आँखों तले, इस तरह के गाने जो हैं जो अब बहुत ज़्यादा लोग उनको याद करते हैं, लेकिन वो उनके डाउन टाइम के गाने हैं, जब उनको यहाँ इज्जत नहीं थी, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता था, उनको उन गानों के बहुत पैसे नहीं मिले। तो वो
मैंने उनके साथ वहाँ भी देखा था, यहाँ भी अनु मलिक के साथ भी ये हुआ है, जो वो ये तो मेरे सामने हुआ है। क्योंकि मैं गानों का बहुत बड़ा एक रीज़न ये है कि मैं गाने लिखता हूँ, क्योंकि गानों के लिए मैं पागल था। हिंदी फिल्मी गानों के लिए 1950 से लेकर 90 के दशक के गाने, 80 के दशक के गाने, जो कि बहुत ही निम्न स्तर के गाने होते थे, 50-60 के मुकाबले, 70 के मुकाबले भी, और वो भी बहुत ज़्यादा सुने। तो अनु मलिक वो हैं जिनका करियर मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया, और उनका हर एल्बम, मतलब वैसे वैसे गाने जो शायद उनको न याद हों, वो मुझे याद हैं कि हाँ ये आपका गाना है। तो वहाँ ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। देखिएगा कि कुछ अनु मलिक का नाम तो आपने लिया क्योंकि आप शायद नज़दीक से देख रहे होंगे। मैंने देखा कि जैसे अमित कुमार गायब हुए, एक समय बाद जसपाल सिंह गायब हुए, हेमलता गायब हुई, लेकिन इन सब लोगों के गायब होने के पीछे अलग अलग कारण थे। लेकिन ये सब लोग एक तो उस शिखर पर पहुंचे भी नहीं, जिस शिखर पर आर.डी. बर्मन या अनु मलिक पहुंचे, उस शिखर पर ये लोग नहीं पहुंचे। या जतिन ललित आप ले लीजिए, जतिन ललित अच्छा था, वो उनमें कोई ये भी नहीं, बल्कि उनका कंपटीशन तक खत्म हो गया था। नदीम श्रवण टूट गए, अलग हो गए। दिलीप सेन, समीर सेन कोई बहुत ज़्यादा काम वैसे ही नहीं कर रहे थे। दो ही लोग थे, मतलब अनु मलिक थे और जतिन ललित थे। और वो उनका भी मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 एल्बम जो आप देखेंगे, जो कि एक सीरीज में जब चल रहा था, वो सब हिट होंगे, और एक नया साउंड आ जाता है लोगों के दिमाग में कि हाँ ये अब पुराना हो गया, अब बहुत हुआ। ये कैसे इंडस्ट्री डिसाइड करती है मुझे नहीं समझ में आता है। उन्होंने कोई ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि और ख़ास करके म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ वो हो भी नहीं सकता है जो स्टार के साथ होता है, कि 4 फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गई तो आप ख़त्म हो गए वो शुक्रवार। क्योंकि गाने एक तो 6 होते हैं, फिल्म में 8 होते हैं, उनमें से 1-2 तो चल ही जाते हैं। उस दौर में तो चलते ही थे। 90 के दशक में तो ऐसी फिल्मों के, ऐसे टाइम बॉम्ब जैसी फिल्मों के गाने चल रहे थे, और टाइम मशीन के भी गाने चल रहे थे। तो ये सब म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए गायब होना मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो लोग, एक तो उनका क्राफ्ट उतनी तेज़ी से ऑब्सोल्यूट नहीं हो सकता। संगीत को आने में और जाने में, किसी भी नए साउंड को आने में और जाने में 10 साल लगते हैं, 8-10 साल लगते हैं। धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे जाता है। सितारा एक बार में आ सकता है। ऋतिक रोशन एक फिल्म में आए और उन्होंने बता दिया कि हाँ ये है, ये कुछ नया है, वो एक फिल्म में पता चलता है। या फिर A.R. रहमान हो कि एक ही रोजा आई और सबको लगा अरे हाँ ये तो कुछ एकदम ही नया है। लेकिन जनरली संगीत के साथ वैसा नहीं होता है। वो कहीं वो एक जुड़ी हुई तारे हैं, उसी के रास्ते आता है, उसी के रास्ते बाहर जाना चाहिए। तो भी ये मतलब जो अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने, मतलब मैंने इस पर सोचा नहीं था अनु मलिक और आर.डी. बर्मन वाले इस पहलू पर। लेकिन आपको फिर क्या लगता होगा, अगर बहुत हेजली स्पेकुलेट करें तो क्यों ऐसा होता होगा? मुझे लगता है जो इस इंडस्ट्री की खासियत भी है, खासियत इस तरह से है कि हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे वो नुकसान है कि यहाँ पे ढर्रा है। यहाँ भले ही ये कहते हैं इसको बिजनेस, और भले ही इसमें लोग आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं पैसा लगाने, लेकिन रिस्क टेकिंग शून्य है यहाँ पे, या शून्य के आसपास है। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ सीधा है कि अच्छा उसने उसको साइन किया तो हाँ वो ठीक होगा। लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। इसीलिए आज की तारीख में रीमेक इतने बन रहे हैं, इसीलिए आज की तारीख में सीक्वल इतने बन रहे हैं। वहाँ आपको समझाना नहीं पड़ता है कि चीज़ क्या है। 1 2 3 4 1 2 3 4 हाँ, आधी सक्सेसफुल फिल्मों के भी सीक्वल बन रहे हैं। जो फ्लॉप फिल्में हैं, कई तो ऐसी थी जैसे कि मतलब फ्लॉप हुई थी या ठीक ठाक चली थी, उसके भी सीक्वल बन रहे हैं, क्योंकि उसमें उन्हें कम रिस्क लगता है, बजाय इसके कि एक नया आइडिया लाएं। नया आइडिया उनके लिए रिस्क है। वही बात है किसी के बाहर होने में, कि जहाँ एक आदमी ने सुना कि वो उसकी फिल्म नहीं कर रहा है जो कि करने वाला था। मान लीजिए राज कपूर साहब ले रहे थे आर.डी. बर्मन को, मैं इसे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, और किसी को खबर मिली कि अच्छा राज कपूर साहब की फिल्म वो नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा अपना दिमाग फिर वहाँ नहीं लगाएगा, वो बोलेगा हाँ हम भी नहीं करेंगे इसके साथ। वो 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, 4 से 10 हो गए, वो वैसे होता है। जहाँ तक मुझे ये समझ में आया, उसका फ़ायदा ये है कि एक खराब, मतलब एक छोटी फिल्म चल जाए
नए आइडिया को लेके, तो 10 लोग होते हैं जो हाँ हमें भी 2 करोड़ की फिल्म बनानी है। जो भेजा फ्राई से आया है ये सिस्टम, भेजा फ्राई उस फिल्म को उतना क्रेडिट नहीं मिलता है, वैसे भी वो कॉपी थी बाहर की फिल्म की। उसके बावजूद उस फिल्म ने ये किया कि यहाँ पे लोगों को ये बताया कि हाँ 1.5-2 करोड़ की फिल्में बनाओ, और नुकसान होगा तो 1.5-2 करोड़ का होगा, लेकिन फ़ायदा होगा तो हो सकता है वो 12-15 करोड़ कमा गई थी वो फिल्म, और फिर टीवी पे बिकी और सब बहुत पैसा हुआ उसका। तो वो सिर्फ उतना लगा यहाँ पे, ऐसा नहीं हुआ कि 4 लोगों को छोटी फिल्में बना के दिखानी पड़ी कि हाँ ये चलती हैं। एक ने बना दी, उससे सबका फ़ायदा हो गया, जो फ़ायदा अभी तक उठा रहे हैं सब लोग। या रामू ने अगर सत्या बनाई थी और वो चली, उसके बाद उनको कितनी फिल्में, उनको वो फिल्म सत्या 3-4 फिल्में उनकी जो लाइन से आई, सत्या, कौन, कंपनी और शूल जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी, वो उसका फ़ायदा उनको आज तक मिल रहा है, क्योंकि वो एक है वो। और सिर्फ उनको ही क्यों मिल रहा है, उनके इस तरह की फिल्में बनाने वालों को मिल रहा है। उसके बाद तो फिर कई लोगों ने उस तरह का ट्राई किया। सारे, मैं अगर सत्या नहीं होती तो मसान नहीं होती। Exactly. एकदम वो 100% सही बात है ये। सत्या नहीं होती तो शायद गैंग द वासेपुर भी नहीं होती, मसान तो, और गैंग द वासेपुर नहीं होती, अनुराग कश्यप शायद नहीं होते, जयदीप साहनी नहीं होते अगर कंपनी नहीं होती, शिमित अमीन नहीं होते अगर राम गोपाल वर्मा नहीं होते। और उस तरह की फिल्मों की वो एक बार डेयरिंग नहीं करते, एक बार डेयरिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो चल निकले तो आपको बहुत लंबी रस्सी मिलती है, ऐसा लगता है। डायरेक्टर को, राइटर को तो काफ़ी मिलती है। अब देखिएगा कि फिल्मी गाने लिखने में भी एक मोटा मोटी कैंप का विभाजन जैसा दिखाई देता है, मतलब फैंस के इधर और फैंस के उधर आपको दिख जाएगा, जो कि 50-60 के दौर में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इतना क्लियर कट डिवीज़न फिल्मों में नहीं था। ठीक है कि उसमें बिमल रॉय की फिल्में एक तरफ थीं तो, और जो दूसरी पॉपुलर जॉनर की फिल्में एक तरफ थीं, लेकिन गीतकार बहुत मिले जुले थे। मजरू सुल्तानपुरी इधर भी थे और इधर भी थे, आनंद बख्शी सब तरह के गाने लिखा करते थे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि एक मोटा मोटी विभाजन जैसा हुआ। इसमें जब गीत लिखा जा रहा होता है तो इसमें ये वाला जो दबाव है कि हुक लाइन लिख के लाओ, इसमें आपका क्या अनुभव है? मैं अभी तक हुक लाइन के हुक में नहीं फंसा हूँ, और उम्मीद है कि नहीं फंसूंगा, क्योंकि मैं उस तरह के कई गानों को और कई कामों को नकार चुका हूँ जो कि उस तरह की फिल्मों से आए हैं। जो कि आप जो कह रहे हैं क्लियर विभाजन है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। आज की तारीख में क्लियर डिवीज़न है, आपको पता है कि आप किस तरह का काम कर सकते हैं, आप उधर ही जाएं। आपको पता है कि जब आप उस तरह के काम में जा रहे हैं तो अपने आप से कहीं ना कहीं समझौता करके जा रहे हैं, तो पूरा सच है आपके सामने है। और अच्छे, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी इंडस्ट्री की ये निशानी है, जहाँ पे क्लियर डिवीज़न है कि ये किस तरह की फिल्म है। जो कि हॉलीवुड में इसीलिए इंडिपेंडेंट सिनेमा इतना आगे बढ़ा है, क्योंकि वहाँ उसकी एक अलग पहचान है और उसकी फिर एक अलग ऑडियंस है उस तरह से। तो पता होता है कि कितने लोग हैं देखने वाले, उनके लिए हम फिल्म बना रहे हैं, तो उस लिमिटेशन में बनाएं। यहाँ पे अभी तक हम लोग थोड़ा अंधेरे में टटोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम वहाँ पहुँच रहे हैं। हुक लाइन से मुझे ऐसे कोई आपत्ति नहीं है इस तरह से, पर अभी तक जब तक कि वो काम मिल रहा है जहाँ बिना हुक लाइन के लोग बोलते हैं कविता लिख के लाओ और उसको हम कंपोज करेंगे, या ट्यून है इस पे लिखो, इसमें हुक लाइन ढूंढने वाला जो काम है वो, उसका कोई दबाव नहीं है। अभी तो वो काम मिल रहा है। जब ऐसा होगा कि गीत लिखने का भी मन होगा और सामने वाला बोलेगा बिना हुक लाइन के हम तुमको लिखवाएंगे नहीं, तब सोचा जाएगा। बाकी नहीं, देखिएगा कि जैसे राजेंद्र कृष्ण का नाम आप जानते ही हैं। अच्छा, राजेंद्र कृष्ण के रोमांटिक गानों को ले लीजिए तो इतने सारे गाने होंगे और सब अलग अलग तरह के, मतलब लगातार वोकेबलरी बढ़ती जा रही होगी, इमोशंस के लिए अलग अलग फ्रेजियोलॉजी आती जा रही होगी, और इतनी विविधता। और सिर्फ राजेंद्र कृष्ण क्यों कहें, उनके समकालीन और दूसरे लोग, आनंद बख्शी तक, मैं कहता हूँ खूबसूरत गीत लिखने के, मतलब आपके पास आपका शब्द भंडार बढ़ता जाता है, भावनाएं इस तरह फ्रेज की जाती हैं, वर्ड्स का रख रखाव इस तरह का होता है कि आप चौंक पड़ते हैं कि मतलब
मुझसे ऐसे नाता तोड़ गए हैं मुझसे ये सुख सारे, जैसे जलती आग किसी बन छोड़ गए बंजारे। अब देखिए ना, मतलब शब्द वही हैं। अब इस तरह, अब ये आनंद बख्शी हैं। ज़माने का दस्तूर है ये पुराना, बनाकर मिटाना मिटाकर बनाना। अब ये जो आप तमाम साहित्य से अपने आप को समृद्ध कर लें और आप इस अल्टरनेटिव ब्लॉक में भी रहें, तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मौका मिले कि आप इस तरह की गीत लिखने की कला में अपने आप को उतार सकें, क्योंकि आखिर में फिर आप ही को लिखना होता है कि ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। खुद आप पाएंगे कि ये मोह में एक एक्स्ट्रा मोह जोड़ने की मजबूरी सिर्फ एक म्यूज़िकल रिदम और स्ट्रक्चर को फिट करने के लिए, उसके बिना भी काम चलता था एक मोह के बिना। तो आप पाएंगे कि शायद वो म्यूज़िक ही बदल गया, जिसमें बहुत ही क्रिएटिवली, बहुत ही इमेजिनेटिवली म्यूज़िक को, लाइन को फिक्स कर दिया जाता था किसी चीज़ में। आरज़ू लखनवी के बारे में कहा जाता है कि बीएन सरकार और रायचंद बोराल उनको भगवान मानते थे, उनकी लाइन में कोई भी बदलाव नहीं होता। आपको भी इसमें जूझना पड़ रहा है, बेशक अपने चुने हुए कैंप के साथ, लेकिन शायद वो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है वरुण जी। नहीं, मुझे तो अभी तक तो मज़ा आ रहा है। और जो एक वही मैं मानता हूँ कि फिल्म में 5 गाने हैं या 4 जितने भी हैं, उसमें से 2 मुझे अपने मन के लिखने को मिल जाएं तो मैं खुश हो जाता हूँ। बाकी 2 डायरेक्टर के और म्यूज़िक डायरेक्टर के मन के होंगे तो भी चलेगा। कई बार रेशियो ज़्यादा भी होता है मेरे मन का। वासेपुर, गैंग द वासेपुर में जो लिखे थे वो ज़्यादा मेरे मन के थे, उसमें खास करके क्योंकि स्नेहा खानवलकर खुद वो उस तरह की हैं कि वो पहले संगीत नहीं दे रही थी, उन्होंने कहा जो भी लिखोगे वो हम कंपोज करेंगे। तो वो है, अब आज की तारीख में लिमिटेशंस हैं जो शायद हमेशा से थे, लेकिन आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा जहाँ पे आप लिमिटेशंस के अंदर काम करते हुए भी दिखे नहीं आपके काम में कि ये लिमिटेशन में लिखा गया है। वो मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो मेहनत मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कुछ होगा आगे। तो मोटा मोटी हमारी तरफ से सब बातों का एक सिलसिला सा पूरा हो चुका है वरुण जी। बिल्कुल आखिर में बताइए कि ये जो मसान आपकी फिल्म है, इसकी दुनिया को रचते हुए जो कच्चा माल आपको कहाँ से मिला, जिससे कि आप बहुत वास्तविक जीवन और स्थितियाँ रच सके हैं? मसान के लिए सबसे ज़्यादा तो माल या कच्चा माल जो भी कह लें उसको, वो बनारस में रहकर एक मैं वैसे ही 4 साल रहा हूँ, वहाँ इंजीनियरिंग की है। तो उसके बाद फिर जब कहानी आई और नीरज घायवान मेरे पास कहानी लेकर आए, उनके पास एक कहानी का एक छोटा एक सांचा जैसा था, उसको लेके फिर हम बनारस गए। फिर 1 महीना हमने वहाँ पे रिसर्च की, वहाँ रहे, घाट घूमे। और तो मेनली तो वहाँ से आया है बहुत सारा। बाकी अखबारें पढ़कर जिस तरह की देवी की कहानी है और जिस तरह की वो पुलिस रेड होती है, वो सब हमारी अखबारों में आपको हर महीने मिल जाएगा। वहाँ से रिसर्च की। फिर बाकी कुछ इंजीनियरिंग का पोर्शन था, मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो अपने सारे अनुभव जोड़े हैं। फिर हिंदी साहित्य है जो कि कोशिश की है इसमें कहीं ना कहीं छुप के वो दिखता है बीच में, जैसे कि वो साध्या जी जो रेलवे बाबू हैं, वो किरदार मुझे दीवार में खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल जी का जो नावल है, उसके जैसा बनाने की थोड़ी सी कोशिश थी। ये पिताजी ने स्वयं बनाया है, आज उनका जन्मदिन है। अच्छा, वाह, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। आप अकेले रहते हैं? नहीं, हम पिताजी के साथ रहते हैं। पिताजी अकेले रहते हैं, मतलब दिन में अकेले रहते हैं। अच्छा,
फिल्म का जो लास्ट सीन है वो एक तरह से वो भी विनोद कुमार शुक्ल की कविता है। हताशा से एक आदमी बैठा हुआ था और उस कविता को हमने थोड़ा सा दृश्य का रूप देकर वहाँ इस्तेमाल करने की कोशिश की है। फिर सत्यजीत रे की एक शॉर्ट स्टोरी है रतन बाबू, तो वो रतन बाबू का भी थोड़ा सा हिस्सा इसमें डालने की कोशिश थी। तो रतन बाबू कहाँ पे हैं? रतन बाबू असल में वो साध्या जी के ही किरदार में थे, वो फिल्म में एडिट हो गया है वो हिस्सा। वो एक ट्रेन यात्रा पे जाते हैं और तो वो उस तरह से हमने सोचा था कि वो डालेंगे, वो था भी स्क्रिप्ट में है और एडिट शूट भी हुआ है, लेकिन फाइनल कट से वो निकल गया है। तो वो है। तो बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं, देखी हैं, वो कहाँ से सबकॉन्शियसली आती हैं वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये है। तो बस इतनी सी बातें थीं। वरुण जी, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो आखिर में, कुछ मन में ऐसी बात रही हो कि जिसको कहने से ये बातचीत पूरी सी हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं। अच्छा, नहीं, मुझे और तो कुछ नहीं कहना है, सिर्फ यही कि मतलब अगर आप जो भी देख रहे हैं इस समय, अगर वो बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे मेट्रोज़ में नहीं हैं और किसी ऐसे शहर में हैं जिसको हम छोटा शहर मानते हैं आज की तारीख में, तो अब ज़्यादा मत सोचिए कि लेखक कैसे बनेंगे या क्रिएटिव फील्ड में कैसे आएंगे। आ जाइए, बहुत रास्ते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी। ये थे वरुण ग्रोवर, गीतकार और लेखक। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे है।